हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। ये है हमारा लास्ट सेशन, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने इस चैप्टर का सारा कंटेंट कवर कर लिया, विच इज प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, सॉल्यूशन, एवरीथिंग। आज का ये लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। इसमें हम पढ़ेंगे छोटे छोटे कुछ की टर्म्स को, विच इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, effect of heating and cooling on the saturated solution, solubility and the last physical and chemical changes. Clear? तो चलिए without wasting any time let's get start the session. Concentration of solution क्या है? Concentration यानी कि वो बताता है कि जो आपका solution है वो कितना dilute है, यानी कि कितना पतला है, या फिर कह सकते हो कितना उसकी इफेक्टिवनेस कम है, ये कितना कंसंट्रेटेड है। देखो इसका सिंपल सा फंडा है, अगर उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट कम है, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट कम है, यानी कि जो आप मिक्स कर रहे हो, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, शुगर कम है, वाटर ज्यादा है, तो वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। उल्टा अगर होता है सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो आपका कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्लियर? यानी कि चीनी की क्वांटिटी ज्यादा है, पानी की क्वांटिटी कम है, तो आपको क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा, चीनी की क्वांटिटी कम है, तो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूट जो होते हैं हमारे सॉल्यूशंस वो लेस इफेक्टिव होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस मोर इफेक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप चीनी पानी, मैंने जैसे हम एग्जांपल लिया शुगर सॉल्यूशन का, अगर आप डाइल्यूट लोगे शुगर सॉल्यूशन को, पियोगे फील ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि पानी सा पी रहे, कुछ हल्का सा मीठा सा कुछ है। बट यहीं पे अगर कंसंट्रेटेड लोगे तो पता चलेगा ना कि यू आर ड्रिंकिंग अ स्वीट वाटर, आप मीठा सा पानी पी रहे हो। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे एसिड्स है, एसिड अगर डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा, ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा अगर कहीं लग जाती है, कहीं गिर जाता है तो। बट यही एसिड अगर हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, कहीं गिरते ही जल जाएगा। तो जो लैब्स में हम लोग स्कूल में यूज करते हैं तो वो डाइल्यूट करते हैं ताकि बच्चों को हार्मफुल ना रहे। ठीक है, बट यही जो हम केमिकल्स यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहां पे हम कंसंट्रेटेड भी यूज कर लेते हैं कुछ कुछ पार्ट्स पे, कुछ कुछ जगहों पर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन समझ आ गया, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। अगर हल्का है उसका इफेक्ट कम है, पानी पानी सा है, पानी पानी इन द सेंस कि सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट, और सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है तो कंसंट्रेटेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। देखो मैंने गिलास लिया, गिलास में चीनी को घोलना स्टार्ट किया, मतलब गिलास में पानी लिया, पानी में चीनी डाली, उसको घोलना स्टार्ट किया। आप देखोगे एक गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, घुल गई। मैंने 3 चम्मच चीनी डाली पानी में, तो वो भी घुल गई। 4 चम्मच डालूंगी तो वो घुलेगी नहीं, वो इकट्ठी होकर बैठना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसी में हम लोगों को समझना है कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। जब तक चीनी घुल रही थी तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, आप ऐड करे जा रहे हो, चीनी घुले जा रही है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जैसे ही उस चीनी का घुलना पानी में बंद हो गया तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? जैसे ही सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व होना बंद कर देते हैं, वो हमारे सैचुरेटेड हो जाते हैं। और जब तक सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर का रोल इंपॉर्टेंट है कि आपको टेम्परेचर नहीं छेड़ना। जिस टेम्परेचर पे इनिशिएट किया था अपने मिक्स करना, डिसॉल्व करना, उसी टेम्परेचर पे लास्ट तक रहना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आप हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट देखोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पे, तो क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो और ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर नहीं घोल रहा, यानी कि चीनी और पानी का वो मिश्रण, वो सॉल्यूशन जो और चीनी को अपने अंदर डिसॉल्व होने नहीं दे रहा, अगर मैं उसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, उसको हीट दूंगी, तो क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। फिर आप उसमें और चीनी डाल सकते हो। आप ये चीज करके भी देख सकते हो। ये गर्म पानी लिया, यहाँ ठंडा पानी लिया, ये आप मिक्स करोगे ठंडे पानी में तो 4 चम्मच 3 चम्मच इतना ही घुलेगा, लेकिन गर्म पानी में आप 4 से 5 भी डाल सकते हो। कंपेरेटिवली ज्यादा पानी में ज्यादा चीनी घुलेगी। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड बन जाते हैं। ऑन कूलिंग द टेम्परेचर, अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन कर दूं तब क्या होगा? तब जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में दिखने शुरू हो जाएंगे, मतलब सारे में स्प्रेड हो जाएंगे।
जैसे ही आप पानी को ठंडा करोगे ना, तो उसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे उसके, वो सारे स्प्रेड होकर सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको हो जाएंगे दिखने स्टार्ट। उसके बाद आता है आपका सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे आपके सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स है, आपके सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स है 100 ग्राम। अब उस 100 ग्राम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, स्पेसिफाइड है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे फिक्स करके हमने डिसॉल्व करना स्टार्ट किया है, उसी टेम्परेचर पे हम देखेंगे कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अनसैचुरेटेड है उसका तो है, वो तो मतलब अगर जहाँ पे वो 4 चम्मच चीनी को एक्सेप्ट करे था वहां वो 6 को करेगा, 7 को करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर स्पेसिफिक रहता है, फिक्स रहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम फिक्स है। अब स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे 100 ग्राम सॉल्वेंट पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जा रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। इज इट क्लियर? तो इसके कुछ पार्ट्स है वो देख लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, अगर मैं टेम्परेचर मतलब मेरे को सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना है, ठीक है, मुझे सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना है, और मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे कि चीनी को अगर मुझे पानी में मिक्स करना है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो चीनी जो मिक्स करने की जो आपकी कैपेबिलिटी थी, इस पानी की जो सॉल्युबिलिटी थी, वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा चीनी इसमें ऐड करके डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और प्रेशर बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाओगे अगर आप सॉलिड टू लिक्विड के केस में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद है गैस टू लिक्विड, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, हमारे सोडा हो गए, तो अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉरी हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर गिराने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। देखो पानी के अंदर सोडा है, मैंने इसको बंद करके रखा है, टेम्परेचर ठंडा, अगर वो सोडा ठंडा होता है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप ठंडा करोगे तो उसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी है क्या हो जाएगी, टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, आप उसके अंदर और गैस ऐड कर पाओगे। बट जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। इसको ऐसे देखो ना, ये एक बीकर था, मैंने ना इसके अंदर गैस डाली हुई है, गैस को मैं आपको डॉटेड फॉर्म में समझा देती हूँ। ये मैंने गैस डाली हुई है और यहाँ पे मेरा लिक्विड है। अब मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था डिफ्यूजन, जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी एयर पार्टिकल्स उड़ने लग जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी तो ऑब्वियसली क्या होगा, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर अब जब एयर जाएगी ही नहीं, आप उसके अंदर गैस को पुट ही नहीं कर पाओगे, तो सॉल्युबिलिटी तो इफेक्ट होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर कम करूंगी, डिक्रीज करूंगी टेम्परेचर को, तो क्या है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, ठहर जाएगी, फिर तो एयर पार्टिकल्स के साथ इन्वॉल्व हो गई नहीं ना। जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है, गैस के फॉर्म में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, वो एयर पार्टिकल में डिफ्यूज ही नहीं होंगे, वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको एनर्जी प्रोवाइड करा देना हम हीट के थ्रू, दैट इज वाई। और गैस टू गैस तो बहुत ईजी है, टेम्परेचर बढ़ा लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस टू गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक गैस इधर भाग रही है, एक गैस उधर भाग रही है। और प्रेशर बढ़ाओगे तो दोनों की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी का। इसके बाद हमने ये, इससे पहले हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ लिया। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, विच इज फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी टॉपिक। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते क्या है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जो कि आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। एक्चुअली देख तो आप केमिकल चेंज को भी सकते हो, बट क्या है, फिजिकल चेंज ना सामने सामने होंगे। उसकी फिजिकल चेंज में क्या होगा कि आपको, वेट फॉर अ मिनट, हाँ, फिजिकल चेंज में क्या होगा कि इसके फिजिकल अपीयरेंस पे चेंज आएगा, जैसे उसका कलर चेंज हो गया या उसका साइज चेंज हो गया, कुछ भी, ठीक है। बट केमिकल चेंज में क्या होगा, उसकी इंटरनल्स चेंज होंगे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं, फिजिकल चेंज क्या है, मेरे पास एक कांच है, ठीक है,
अब चेंज का मतलब क्या है, कुछ भी, ठीक है। कांच की एक प्लेट है, मैंने उसको जमीन पे दे के मारा, वो टूट गई। अब उसमें प्लेट थी जो कि सर्कल शेप की, अब जब मैंने उसे जमीन पे मारा तो उसके टुकड़े पड़े हैं, है ना। तो अब देखो कांच टूट के कांच की फॉर्म में तो टूटा है। अब जो टुकड़े हैं छोटे छोटे जो पड़े हैं वो भी तो कांच ही है, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं है। जब हमने उसके ऊपर कोई भी एक्शन किया, कोई उसको हीट करा, उसको तोड़ा, उस पर प्रेशर लगाया, कुछ भी करा है हमने, जब कांच टूटा है तो वो कांच के फॉर्म में ही टूटा है। जो नया टूट के जो नया बिखरा है, वो नया सब्सटेंस जो बना है हमारा, वो भी तो कांच ही है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, केमिकल चेंज की बात करेंगे। केमिकल चेंज का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रोटी। आपने आटा मथा, आटा लगाया, उसकी आपने रोटी बनाई। अब देखो आटा आपका किस फॉर्म में था, जो रोटी है वो किस फॉर्म में, ठीक है। तो जो अब जो रोटी बनी है वो न्यू सब्सटेंस है, आटे की कुछ और क्वालिटीज थी, रोटी का कुछ और क्वालिटीज है, उसकी अपनी उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। रोटी आप खा सकते हो, आटा तो नहीं ना खा सकते ऐसे, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल चेंजेस में बनता है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। जैसे अभी मैंने कांच का टुकड़े का एग्जांपल दिया, तो जो कांच का टुकड़ा था उसमें कुछ नया तो नहीं ना बना, वो जो प्रॉपर्टी कांच की थी वही उन कांच के टुकड़ों की भी थी एज इट इज। लेकिन रोटी का जो एग्जांपल लिया, जो प्रॉपर्टी गीले आटे की थी, जो हमने आटा लगा के रखा है, और जो रोटी हमने सेकी है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। क्लियर। इसके बाद आते हैं फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी इन नेचर, दे आर temporary changes, they are permanent changes, ठीक है। अब जो कांच का टुकड़ा है, अगर आप चाहो तो उस कांच को समेट के थोड़ा एल्फी वगैरह से या किसी उसको हीट वीट करके कुछ भी उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम उसको टेप लगा के कैसे भी जोड़ लेंगे, लेकिन क्या आप रोटी को दोबारा से आटे में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं। तो जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, और जो केमिकल चेंजेस है वो परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल, ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद कि इसमें ना लिटिल हीट, लिटिल अमाउंट ऑफ heat or light energy is given out or absorbed, is given out or absorbed during the preparation। जब भी आप फिजिकल चेंजेस करोगे तो वो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट लाइट एनर्जी की फॉर्म में और प्रेशर फोर्स की फॉर्म में लगेगा, ठीक है। बट जब आप केमिकल चेंजेस करोगे तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिएगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इज एब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट, ठीक है। केमिकल चेंजेस में हीट या लाइट एनर्जी जो है हमारी वो ज्यादा या तो एब्सॉर्ब हो गया बाहर निकलेगी, और फिजिकल चेंजेस में आपकी जो हीट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में एब्सॉर्ब हो गया निकलेगी। और इसका लास्ट पॉइंट है मास रिमेन्स अनअफेक्टेड, मास अफेक्ट्स। देखो फिजिकल चेंजेस में जो नया सब्सटेंस जो नया सब्सटेंस बन भी नहीं रहा है, जो आपका मास है वो अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब कि मास सेम रहेगा। और देखो कोई नया सब्सटेंस बना नहीं, ठीक है, जो जैसा था वैसा ही है ना, उसकी कोई अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी कुछ ज्यादा निकली है, एब्जॉर्ब करी, तो जो उसका मास होगा आपका सब्सटेंस का वो अनअफेक्टेड रहेगा। जो स्टार्टिंग में प्रोपोर्शन था वही एंड में भी रहेगा। बट यहाँ पे नया सब्सटेंस बन गया है, हम अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी जो है वो भी ज्यादा चाहिए,
तो मास तो ऑब्वियसली अफेक्ट होगा ना, अगर स्टार्टिंग में जो था वो लास्ट में थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है, परमानेंट चेंजेस आते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा या तो अब्सॉर्ब होगी या फिर गिवन आउट, यानी कि वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, और जो उसका मास है वो इफेक्ट करता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। क्लियर? ऐसे फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, ये रिवर्सिबल भी होते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं होती, और मास जो है इसका अनअफेक्ट रहता है। मतलब कि मास से यहाँ पे मतलब है जिसका प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल मैंने गोल्ड लिया है ना, गोल्ड में अगर मेरी 2:1 का प्रोपोर्शन चल रहा है ना, तो यहाँ पे 2:1 ही रहेगा लास्ट में। बट यहाँ पे चांसेस हैं कि केमिकल चेंजेस में जो प्रोपोर्शन है वो अफेक्ट हो जाए, वो चेंज हो जाए, या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अगर हीट एनर्जी रिलीज होगी तो भी चेंज होगा, अगर हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व होगी तब भी चेंज होगा। दोनों के केसेस में केमिकल चेंजेस अगर आ रहे हैं तो आपको मास जो है वो चेंज जरूर होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में, अगले चैप्टर्स के साथ, ठीक है। टिल देन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो, ओके। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।